डियर स्टूडेंट्स, आज अपन एकदम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। ये चैप्टर यूँ तो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये बोर्ड के एग्जाम के लिए, और ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा आपके प्रैक्टिकल के अंदर, प्रैक्टिकल समझने में। इवन प्रैक्टिकल के अंदर आपके जो वाइवा के जो क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड होंगे वो भी आपके इसी चैप्टर से प्रिपेयर्ड होंगे, और बहुत सारे आपके जो एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल है, वो प्रैक्टिकल जो है इसी चैप्टर के अंदर से कवर अप होंगे। तो इसलिए इस चैप्टर को आपको बहुत अच्छे तरीके से समझना है। तो अपन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम न्यू चैप्टर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी अब देखो बच्चों, ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अपन पहले इसका एक बार इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। इस चैप्टर के अंदर बेसिकली क्या चीज़ें रहेगी वो अपन को देखना है। देखो, इस चैप्टर के अंदर नाम से ही पता चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी, यानी हम इस चैप्टर में ये डिस्कस करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होती है, चार्ज का किसी सर्किट के अंदर कैसे फ्लो होता है, किसके हेल्प से चार्ज जो है वो फ्लो होता है। इससे पहले अपन ने देखा जो हमारा चैप्टर था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हमने देखा कि अगर पोटेंशियल में डिफरेंस होगा, एक जगह पोटेंशियल हाई होगा और दूसरी जगह पोटेंशियल लो होगा, तो चार्ज अपने आप ही फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हाई पोटेंशियल से किधर फ्लो होगा, लो पोटेंशियल, और नेगेटिव चार्ज लो पोटेंशियल से किधर जाता है, हाई पोटेंशियल। तो जैसे बच्चों चार्ज का फ्लो होता है, मूवमेंट होता है, तो फिर अपन कहते हैं हमारे सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होगा। लेकिन ये चार्ज कौन सा फ्लो होगा, कैसा चार्ज फ्लो होगा? तो देखो, मैं आपको एक टर्म बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पता होना चाहिए। तो बेसिकली आपको पहले बताया हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, फिर भी मैं ये बता देता हूँ कि कोई भी जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर उसको कहते हैं जो करंट को फ्लो करता है। तो इसका नाम क्यों कंडक्टर पड़ा, क्यों करंट को फ्लो करता है, क्यों कंडक्ट करता है? तो इसका कारण ये है कि कंडक्टर जो है, कंडक्टर कंटेन्स फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है। करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है? द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। इसकी डेफिनेशन लिखनी थी मुझे पहले, लेकिन नहीं लिखी, मैं अभी बाद में लिख लूँगा। तो कंडक्टर जो है उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो होते हैं, उसी वजह से कंडक्शन होता है। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं आपको ये बताया गया है कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है, और उसके अराउंड जो है बच्चों इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। जैसे मान लो ये आउटर मोस्ट सेल है, सबसे लास्ट वाली सेल है, तो लास्ट वाला जो आउटर मोस्ट सेल है उसके अंदर ये जो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा बच्चों, वो न्यूक्लियस से बहुत दूर होता है, तो लूजली बाउंड होता है, बहुत हल्का बाउंड होता है। तो लूजली बाउंड होने की वजह से क्या होता है, अगर आप इसको थोड़ी सी भी एनर्जी सप्लाई करो इस इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके बाहर निकल जाएगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके बाहर निकल गया, अब ये इलेक्ट्रॉन तो इसी न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये खाली इसी न्यूक्लियस के अराउंड घूमेंगे और कोई मतलब के नहीं है, ये हमारे चार्ज फ्लो में कोई हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए इनको कहते हैं बाउंड इलेक्ट्रॉन्स। क्या कहते हैं अपन? ये बाउंड इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन है, अब इसने ये इस न्यूक्लियस से निकल गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी घूम सकता है, इधर उधर कहीं पर भी जा सकता है, इसलिए इस इलेक्ट्रॉन का नाम होता है फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है इसका नाम? फ्री इलेक्ट्रॉन। और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये हमारे करंट फ्लो में, चार्ज के फ्लो में हेल्प करता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। और कंडक्टर की खासियत है उसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन हट गया तो पीछे पॉजिटिव आयन रह गया। ये पॉजिटिव आयन जो है ये अपनी जगह से कहीं पर भी नहीं जाता है, वहीं पर पड़ा रहता है। तो ये पॉजिटिव आयन कहीं पर भी नहीं जाएगा, अपनी जगह पे पड़ा रहेगा, इसलिए अपन इसको कहेंगे पॉजिटिव इमोबाइल आयन। क्या कहेंगे अपन इसको? पॉजिटिव इमोबाइल आयन। ये इमोबाइल आयन है। इमोबाइल का मतलब कहीं पर भी मूव नहीं करेगा, मूवमेंट नहीं होगा, ये अपनी जगह पड़ा रहेगा, लेकिन ये कहीं पर भी घूम सकता है। अब ये घूम कहाँ रहा है, इसी चीज़ को आपको समझना है। जैसे देखो, ये एक आयरन का या कोई भी एक स्लैब है, कंडक्टर है, कंडक्टर है बच्चों, ये पूरा कंडक्टर है। अब कंडक्टर के अंदर जैसे मान लो ये कोई एटम था और इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। भाई ये एटम है, इस एटम के अंदर से, जैसे ये एटम है, इस एटम के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जैसे ही बाहर निकल गया, तो बाहर निकल गया तो पीछे जो बचा हुआ एटम है वो पॉजिटिव हो जाएगा, उसको कहेंगे पॉजिटिव आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन है। और जैसे इससे ये इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री का मतलब ये नहीं कि ये कहीं हवा में है, फ्री का मतलब इस कंडक्टर जो है, इस कंडक्टर, ये पूरा कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर ही फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्टर से बाहर नहीं निकला है, कंडक्टर के अंदर है। और जैसे यहाँ पे और भी कोई आयन्स पड़े हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है ये फ्री इसलिए है कि इस एटम से, अब इस आयन से इनका कोई लेना देना नहीं, यहाँ से हट गए, इससे बाहर निकल गए, पीछे इमोबाइल आयन को छोड़ दिया। ये पॉजिटिव आयन अपनी जगह पे पड़े रहते हैं सब, और ये इलेक्ट्रॉन जो है इन आयन्स के बीच में गैप में कहीं पर भी इधर उधर घूमते रहते हैं। ये फ्री है, लेकिन इस कंडक्टर से बाहर नहीं निकलेंगे, इसकी दीवार से बाहर नहीं निकलेंगे। इस पूरे कंडक्टर से बाहर निकालने के लिए तो आपको और एक्स्ट्रा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी, ताकि इलेक्ट्रॉन इस एटम को छोड़ करके, इस मेटल को छोड़ करके इस कंडक्टर से पूरा बाहर निकल जाए। तो इससे बाहर नहीं जा रहे हैं, लेकिन ये इसके अंदर ही कहीं पर भी घूम सकते हैं, अंदर कहीं पर भी घूम सकते हैं। जबकि ये इलेक्ट्रॉन तो इस न्यूक्लियस के चारों ओर ही चक्कर लगाएंगे, ये तो बाउंड है,
पर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये वाला है, ये इस कंडक्टर के अंदर ये कहीं पर भी इधर उधर घूम सकता है, रैंडमली मूव करेगा और इस कंडक्टर के अंदर ही घूमेगा, कंडक्टर से बाहर नहीं जाएगा। तो कंडक्टर के अंदर है ना ऐसे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब जैसे अभी तो आपने कोई बैटरी से कनेक्ट किया नहीं, इस कंडक्टर को कोई बैटरी से कनेक्ट नहीं किया, इसलिए इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर इधर उधर कहीं घूमेंगे, बीच में आयन से टक्कर भी होगी, इधर जाएगा, मन में आए जैसे रैंडमली ये घूमते रहेंगे, आयन से टक्कर करते हुए रैंडमली ये घूमते रहेंगे। लेकिन जैसे आप बैटरी से कनेक्ट कर दोगे, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक टर्मिनल नेगेटिव कर दोगे, तो उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन, देखो ये आयंस तो कहीं नहीं जाएंगे भाई, अपनी जगह पे पड़े रहेगा। ये आयंस तो इमोबाइल है, इसका नाम ही इमोबाइल है, तो ये तो अपनी जगह पड़े रहेंगे। लेकिन ये फ्री इलेक्ट्रॉन जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे, बैटरी का एक टर्मिनल नेगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है फ्लो होने लग जाएंगे, इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो होकर के फिर बाहर निकलेंगे। तो फिर इलेक्ट्रॉन का जब फ्लो स्टार्ट होगा तो हम कहेंगे इस कंडक्टर के अंदर क्या फ्लो हो रही है, करंट। तो बच्चों कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो होती है वो किसकी वजह से होती है, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। ये दिख रहे हैं आपको, इनकी वजह से होती है। फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलते हैं, इस एटम के अंदर से निकलते हैं। पीछे बचा हुआ जो है वो इमोबाइल आयन है, वो अपनी जगह पड़ा रहता है। इंसुलेटर की खासियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन अंदर ही रहता है, बाहर निकल ही नहीं पाता है, तो इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं होता है, तो इंसुलेटर में एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है, सारे एटम ऐसे ही पड़े रहते हैं अपनी जगह पे। तो फिर कोई चार्ज ही नहीं अवेलेबल है फ्लो होने के लिए, मूव होने के लिए, तो कंडक्शन नहीं होगा, करंट का फ्लो नहीं होगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं इसको रफ कर लेता हूँ एक बार, ये डायग्राम आप भले अपने लिए बना सकते हो आप चाहो तो, और आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, किसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर भी होंगे उसको कहेंगे कंडक्टर, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही करंट का फ्लो होता है। करंट के लिए, फ्लो के लिए जो है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स काम के हैं, ये आयंस अपनी जगह पे पड़े होते हैं। तो अब मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ थर्मल वेलोसिटी का, पर उससे पहले एक बार इसकी डेफिनेशन लिख लो आप करंट इलेक्ट्रिसिटी की। ये मैं यहीं पे लिख लेता हूँ, एक करंट इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन लिखना भाई। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स that deals with the study of flow of इलेक्ट्रिक चार्ज और करंट, चार्ज कह दो या करंट कह दो, थ्रू द सर्किट। ये डेफिनेशन लिख लो आप, क्लियर। इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी, पूरा नाम लिख लेना प्लीज। अब मैं इसको एक बार पूरा रफ कर लेता हूं, फिर अपन एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। अब बच्चों आप देखो, एक मैं कॉन्सेप्ट बता देता हूं, जब आप बैटरी से नहीं जोड़ते हो, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी, इन द एब्सेंस ऑफ बैटरी या इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो जैसे ये कंडक्टर है बच्चों, इस कंडक्टर के अंदर बहुत सारे ये आयंस पड़े, ये पॉजिटिव आयंस बनाए हैं ना मैंने, ये पॉजिटिव आयंस पड़े हैं, और इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन होता है, अब बच्चों देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है, कंडक्टर के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन यूँ तो है नहीं कि एक जगह पड़ा रहेगा, ये घूमता रहेगा। क्यों घूम रहा है, जैसे ये सेम वही बात है, कंटेनर है, कंटेनर में अगर आप गैस भर दो तो गैस के पार्टिकल्स इधर उधर घूमते रहते हैं, एक जगह रुके हुए नहीं रहते। तो ये क्यों घूम रहे हैं, क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि टेम्परेचर की वजह से इनके पास एक वेलोसिटी है। तो टेम्परेचर की वजह से जो वेलोसिटी होती है उसको कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। जैसे गैस के अंदर वेलोसिटी होती है थर्मल वेलोसिटी, वैसे वैसे नहीं, इलेक्ट्रॉन्स के पास भी वेलोसिटी। इसी वजह से आप भले बैटरी से कनेक्ट नहीं करो, इलेक्ट्रिक फील्ड मत लगाओ, फिर भी ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर जो है घूमते रहेंगे, मूव होंगे। तो जब ये मूव होंगे तो उनके पास जो वेलोसिटी होगी वो होगी थर्मल वेलोसिटी। तो थर्मल वेलोसिटी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर मूव करते हैं। और जैसे ये इलेक्ट्रॉन अभी इधर जा रहा है, इसकी थर्मल वेलोसिटी u1 वेक्टर, ये इधर जा रहा है, यहाँ जैसे रास्ते में कोई आयन आया, टक्कर हो गई, टक्कर होने की वजह से ये इधर चला गया, तो इधर गया तो इधर इसकी नई डायरेक्शन है, तो वेलोसिटी को मैं कहता हूँ u2। फिर यहाँ पे कोई टक्कर हुई तो ये कोई यहाँ इधर इस तरफ आ गया, ये इधर आ गया, चलो अब नई वेलोसिटी है u3। इधर ये टक्कर हो गई इधर, तो कभी इधर जाएगा, कभी इधर आ जाएगा, कभी उधर, कहीं कहीं मन में आए जैसे जाता रहेगा ये। तो ये जो वेलोसिटी है थर्मल वेलोसिटी है। तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, free electrons travel inside the conductor in random path। कैसे पाथ में घूमते हैं, रैंडम पाथ में।
ये कोई डेफिनेशन आपसे एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, लेकिन अभी हमें चैप्टर्स को समझने के लिए, अभी जो अगला टॉपिक आएगा उसको समझने के लिए इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। इन रैंडम पाथ का मतलब हो गया मन में आए जैसा जिग-जैग, टेढ़ा मेढ़ा पाथ, ड्यू टू देयर थर्मल वेलोसिटीज, तो थर्मल वेलोसिटीज़ की वजह से ये फ्री इलेक्ट्रॉन जो है कंडक्टर के अंदर इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं अब आपसे ये पूछूं कि भाई इसका ये इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन, ये कोई एक पर्टिकुलर फिक्स डायरेक्शन बताओ, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है? तो कोई एक डायरेक्शन नहीं, कभी इधर गया कभी इधर गया, यानी कहीं नहीं पहुंच रहा है, बस खाली इधर उधर घूम रहा है कंडक्टर के अंदर। तो ये जो सारी थर्मल वेलोसिटीज़ है, इनका सबका एवरेज कितना होगा? एवरेज तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है, रिजल्टेंट है ही नहीं, तो इसका एवरेज 0 होगा। तो हमें ये पॉइंट याद रखना, आगे डेरिवेशन में काम आएगा। द एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी will be always 0। होगा, क्लियर। अब मैं बच्चों इसको रफ कर लेता हूँ, ये वाला पार्ट हटा देते हैं। अब देखो हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पे क्या होगा? अभी तक तो बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था हमने, तो लेकिन एक सेकंड हो, यहाँ मैंने आपको कहा कि भाई एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी 0 होगा, तो इसका मतलब है ये u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर, इन सब का एवरेज निकाल दो भाई, सबको n टर्म्स को ऐड करके अपॉन n का डिवाइड कर दो, तो ये है थर्मल वेलोसिटी का एवरेज। और ये कितना होगा? ये ऑलवेज 0 होगा। ये याद रखना बच्चों, आगे डेरिवेशन में काम आएगा। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाऊंगा इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करेगा भाई। अब इसको समझना, डायग्राम को समझना भाई। अब मैंने इसको किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया, ये तो बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का क्या है? माइनस। ये कहीं बैटरी है भाई, एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल से मैंने इसको कंडक्टर को कनेक्ट कर दिया। जैसे ही कनेक्ट करोगे तो ये इलेक्ट्रॉन है, देखो। अब ये इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो ये जैसे आयन पड़ा है, रास्ते में कोई आयन पड़ा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ जा रहा है, और वो देखो ये माइनस इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा, उधर धक्का देगा, और वो प्लस जो है उसको अपनी तरफ खींचेगा। चलो इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, रास्ते में कोई आयन आया, जैसे आयन आया तो इलेक्ट्रॉन की टक्कर होगी। टक्कर होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इधर जा रहा था मान लो टक्कर की वजह से, लेकिन वो प्लस उसको खींचेगा, उसको अपनी तरफ खींचेगा ये प्लस, और ये माइनस उसको रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन इधर नहीं आकर के ये उधर की तरफ चला जाएगा। इधर आया, यहाँ रास्ते में कोई आयन आया तो इससे वापस टक्कर हुई। अब टक्कर की वजह से मान लो इलेक्ट्रॉन भले इधर जा रहा होगा तो भी वो उधर खींचेगा। यहाँ मान लो इधर जा रहा था तो प्लस उसको उधर खींचेगा, तो कुल मिला के इलेक्ट्रॉन इधर ऐसे इधर की तरफ चला जाए। तो ऐसे बहुत सारी कोलिजन करते करते फाइनली इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँच जाएगा? उधर की तरफ पहुँच जाएगा। बहुत सारी टक्कर करेगा भाई, जब सीधी सी बात है वो प्लस उसको खींच रहा है, तो कोलिजन करते 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 इलेक्ट्रॉन जो है इधर माइनस से किधर पहुँच जाएगा? प्लस। यानी अब इलेक्ट्रॉन एक रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया है भाई, माइनस से प्लस की तरफ पहुँचा है। अब इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जाने की, ये वाली डायरेक्शन इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, ये प्लस इसको खींच रहा है। हालांकि अभी भी पाथ जिग-जैग है, अभी भी टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, लेकिन अब यूँ रैंडम पाथ नहीं है, मन में आए जैसा नहीं है। अब एक पर्टिकुलर है, ये डायरेक्शन है, इन सब का रिजल्टेंट निकल रहा है। तो अब बच्चों जो इनिशियल जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो 0 नहीं होगी। तो अब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पे वेलोसिटी v1 है, इधर वेलोसिटी v2 है, इधर वेलोसिटी v3 है। तो अब इन सारी वेलोसिटीज, अब थर्मल वेलोसिटी नहीं है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से थोड़ी और नई वेलोसिटी आगे ज़्यादा आ गई। तो ये जो वेलोसिटी होगी इसका जो एवरेज होगा अब 0 नहीं होगा भाई, और इसका जो एवरेज होगा उसको कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो अभी मैं ये लिख लेता हूँ, व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड free electron travels from minus to plus, negative to positive terminal, negative to positive terminal, with certain average velocity, which is called drift velocity. ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है बच्चों।
तो अब इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ पहुंचेगा और किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी होगी, अब उसकी अब जीरो नहीं होगी, एवरेज वेलोसिटी, और जो अब एवरेज वेलोसिटी होगी उसको आप क्या कहते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि एग्जाम में डेफिनेशन आएगी तो मैं आपको सिस्टमेटिक डेफिनेशन लिखा देता हूँ। एग्जाम में अगर डेफिनेशन पूछी जाती है, अगर क्या बहुत बार पूछी गई है, तो आपको कैसे डेफिनेशन लिखनी है ड्रिफ्ट स्पीड की। तो अब आप लिख लो, पहले मैं एक बार ये फार्मूला लिख लेता हूँ ड्रिफ्ट स्पीड का। तो क्या होगा, ड्रिफ्ट स्पीड का फार्मूला क्या होगा भाई, मतलब ये जो अब वेलोसिटी है v1 v2 v3 इन सब का जो एवरेज होगा, यहाँ पहले डेफिनेशन लिख लो। ड्रिफ्ट स्पीड की अपन डेफिनेशन लिख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है भाई। द सर्टन एवरेज वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स inside the conductor due to which it moves। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो प्लस से माइनस होता है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर लगाया और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज हमेशा फील्ड के अपोजिट जाता है, इधर की तरफ। तो आप यूँ भी लिख सकते हो, ड्यू टू विच इट मूव्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल लिख सकते हो आप, या चाहो तो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड भी लिख सकते हो। ड्यू टू विच इट मूव्स अपोजिट टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। एक ही बात है, ड्रिफ्ट स्पीड कौन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, एक ही बात है। इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है इसको वी से डिनोट करते हैं, वी के नीचे छोटा सा डी लिखो, वी से डिनोट करते हैं। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो सारी वेलोसिटी मिली है v1 v2 v3 इन सब का एवरेज होता है। देखो एवरेज वर्ड लिखना बहुत जरूरी है भाई। द एवरेज सर्टन वेलोसिटी जो है, द एवरेज वेलोसिटी, ये एवरेज वर्ड नहीं लिखा आपने तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना, पूरी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी। एवरेज और अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वर्ड आना बहुत जरूरी है भाई। ये दो चीज़ों से ही मिलकर के डेफिनेशन बन रही है। तो v1 v2 v3 ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एवरेज वेलोसिटी मिली है, इन सब का जो एवरेज होगा उसी एवरेज को कहेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि ये फॉर्मूला कोई काम का नहीं है, हमारे आगे एक डेरिवेशन आएगा उसमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और इस फिर डेरिवेशन की हेल्प से अपन इस फॉर्मूले को यूज़ करके अपन एक नया फार्मूला डेराइव कर लेंगे जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मेन फार्मूला होगा। तो एग्जाम में भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला लिखना है तो ये नहीं लिखना आपको, आपको डेफिनेशन पूछी जाए तो ये डेफिनेशन लिखनी, सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, इसी को फॉलो करना है आपको, ये डेफिनेशन लिखनी। फार्मूला अभी लास्ट डेराइव होगा, बड़ा डेरिवेशन है, उसी को मैं अब डेराइव करने वाला हूँ। तो आप इसको नोट डाउन कर लें, मैं इसको पूरा रफ कर रहा हूँ। और एक बहुत बड़ा और इंपॉर्टेंट ऐसे टाइप डेरिवेशन हो रहा है, ऐसे टाइप एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पूरा बड़ा, तो इसको आप नोट डाउन कर लो, मैं रफ कर रहा हूँ। अब बच्चों आपको एक हेडिंग लगानी है, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड या ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को वी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन को टाउ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन जो आ रहा है ये वर्ड, इसकी जगह यू भी आ सकता है। चलो टाइम ऑफ रिलैक्सेशन हटा देता हूँ मैं, हटा देते हैं, एग्जाम में इस नाम से थोड़ा कम आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी, ठीक है। हालांकि टाइम ऑफ रिलैक्सेशन आएगा आगे, मोबिलिटी को म्यू से डिनोट करते हैं, ये हमारा मेन हेडिंग है, ठीक है। एग्जाम में इसी नाम से क्वेश्चन आता है, या फिर खाली ऐसे ही आ जाता है, फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो भी आपको ये डेरिवेशन पूरा करना है। तो थोड़ी सी लैंग्वेज लिख लेते हैं। लेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E is applied across the conductor of length L. With the help of battery
लैंग्वेज अपन अपने लिए लिखते हैं, नहीं लिखो तो भी चलेगा, वैसे तो लिखना चाहिए, अदरवाइज डेरिवेशन बहुत छोटा दिखता है। बैटरी ऑफ वोल्टेज कैपिटल वी। अब बच्चों में एक डायग्राम बना देता हूँ। इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया कंडक्टर को। कंडक्टर की लेंथ L लेंथ है, ये बैटरी का प्लस है और ये बैटरी का माइनस। ये पॉजिटिव से कनेक्ट किया, ये भी पॉजिटिव हो गया, ये माइनस से कनेक्ट किया, ये नेगेटिव हो गया खुद। कंडक्टर के अंदर बहुत सारे आयंस पड़े हैं, आपको पता ही है, पॉजिटिव ही मोबाइल आयंस होते हैं और कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी है। आपने इसको प्लस से कनेक्ट किया और इसको माइनस से, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन प्लस से किधर होगी, माइनस की तरफ होगी। अब बच्चों देखो, आपको थोड़ा इसको टॉपिक को इसको समझना है, डायग्राम को समझना बहुत ईजी है। आप कोशिश करोगे तो आपको कोई इसमें डेरिवेशन में भी कहीं पर भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको लगेगा नहीं तो बहुत ईजी डेरिवेशन है। तो बच्चों देखो, जैसे अभी ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, जब आपने इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इलेक्ट्रॉन के पास मैंने आपको बताया एक वेलोसिटी तो होगी कंफर्म है, ये इलेक्ट्रॉन रुका हुआ नहीं रहेगा। टेम्परेचर की वजह से इसके पास वेलोसिटी तो होगी और उसको अपन कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो इलेक्ट्रॉन जो है ये कभी ठहरा हुआ नहीं होगा, इसके पास थर्मल वेलोसिटी तो होगी। तो अभी मैं कहता हूँ इसके पास थर्मल वेलोसिटी U1 कितनी है, थर्मल वेलोसिटी U1, ये U1 थर्मल वेलोसिटी। अब बच्चों U1 थर्मल वेलोसिटी और वो प्लस इसको खींच रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो इलेक्ट्रॉन उधर की तरफ जा रहा है। अभी ये जैसे किसी से टक्कर हुई इसलिए इधर बढ़ाया मैंने, चाहता सीधा भी बढ़ा सकता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, पर मान लो आगे से कहीं से कोई टक्कर हुई होगी, इस वजह से इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा है। तो अभी इसकी इनिशियल वेलोसिटी U1, लेकिन उस प्लस की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो इलेक्ट्रॉन पे अपने आप में फोर्स लगेगा उधर की तरफ। तो इसकी वजह से, इस इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगने की वजह से एक्सेलरेशन होगा और एक्सेलरेशन की वजह से इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी। तो इसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही। इनिशियल में वेलोसिटी U1 थी और वेलोसिटी बढ़ रही है। तो बच्चों अब इसकी वेलोसिटी बढ़ते बढ़ते मैं कहता हूँ कि भाई बढ़ते V1 हो गई। कितनी हो गई, V1 फाइनल वेलोसिटी। अब जैसी वेलोसिटी V1 हुई, V1 होते ही इसके रास्ते में कोई आयन बैठा था, यहाँ पे कोई आयन बैठा था, तो आयन बैठा था, ऑब्वियसली उस आयन से कोलिजन होगी। तो जैसे उस आयन से इस इलेक्ट्रॉन की कोलिजन होगी तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इसको जितनी भी एनर्जी मिली, वेलोसिटी मिली, वो पूरी लॉस्ट कर देगी और वापस इसकी खुद की वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी से मोशन स्टार्ट हो गई। एकदम जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, टक्कर हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो एनर्जी मिली थी, वेलोसिटी मिली थी, वो लॉस्ट कर देगा। तो वापस ये थर्मल से स्टार्ट होगा। चलो मान लो टक्कर होते ही भाई ये इधर की तरफ जा रहा था, इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ जा रहा था, लेकिन वो प्लस उसको खींच रहा है। तो इलेक्ट्रॉन को जाना तो इधर था, देखो इधर जाना था, पर वो प्लस खींच रहा है, उस वजह से ये जो इधर जाना था पर वो प्लस खींच रहा है, इसलिए ये थोड़ा उधर सरक जाएगा। तो उधर सरक जाएगा तो मैं थोड़ा उधर कर लेता हूँ। अब ये वापस नई वेलोसिटी U2 से स्टार्ट हुआ, थर्मल वेलोसिटी U2 से स्टार्ट हुआ और वापस इसकी वेलोसिटी बढ़ना शुरू हुई, बढ़ते इसकी वेलोसिटी जैसे V2 पहुंची बच्चों, V2, और यहाँ फिर कोई रास्ते में आयन था, आयन से टक्कर हुई तो वापस इसने सारी वेलोसिटी लॉस्ट कर दी, वापस थर्मल से स्टार्ट करेगा। अब नई डायरेक्शन है तो नई वेलोसिटी होगी थर्मल, मैं कहता हूँ U3। अब ये जाना तो इधर चाह रहा था या इधर जाना चाह रहा था, पर उसने उधर खींच लिया प्लस ने, तो अपन तो उधर ही बनाएंगे, आखिर में फाइनली उसको उधर पहुंचाना है, प्लस की तरफ पहुंच। तो बच्चों जो नई वेलोसिटी होगी वो V2 हो जाएगी, ठीक है। अब ये बच्चों ये जब इधर की तरफ जा रहा था तो अब वापस नई थर्मल वेलोसिटी से स्टार्ट करेगा। चलो मैं कहता हूँ U3, हमें उधर पहुंचाना है इसको, U3 वेलोसिटी स्टार्ट करेगा और लास्ट में वेलोसिटी जैसे V3 पहुंचेगी तो ये कॉलिजन हो जाएगी और ये इलेक्ट्रॉन जो है ऐसे बहुत सारी कॉलिजन करते करते फाइनली उधर प्लस की तरफ पहुंच जाएगा, ठीक है, उधर पहुंच जाएगा। कुल मिलाकर आप समझ रहे हो, इतनी सी बेसिक सी बात है। U1 वेलोसिटी से स्टार्ट कर रहा है, U वेलोसिटी से, और वेलोसिटी इंक्रीज होते जैसे ही V होती है और कॉलिजन होती है और वापस लॉस्ट करता है और वापस थर्मल से स्टार्ट करता है। तो ऐसे थर्मल से स्टार्ट करते करते वापस इंक्रीज होती है, वापस कॉलिजन होगी और वापस थर्मल से स्टार्ट करेंगे, लेकिन फाइनली इधर से उधर पहुंच जाएगा। ये ऐसे चलते टेढ़े मेढ़े पाथ को चलते फॉलो करते करते पहुंच जाएगा। जैसे कोई मान लो कोई गैदरिंग है, बहुत सारी भीड़ इकट्ठी और उसमें से निकल करके आपको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना है, तो बच्चों ऑब्वियसली आप क्या करोगे, आप भीड़ से सीधे तो निकल नहीं पाओगे, तो आपकी टक्कर भी होगी बहुत सारे लोगों से, टेढ़े मेढ़े इधर उधर होते होते आप फाइनली अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाओगे आप। लेकिन हाँ, आपका बहुत टाइम खराब होगा, कॉलिजन्स भी होगी बहुत सारी, वापस एकदम नई डायरेक्शन से स्टार्ट करना पड़ेगा, लेकिन फाइनली आप वहाँ पहुंच जाओगे। तो अब ये मैंने आपको ये पूरा मैंने बता दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ कह देता हूँ क्लियर, ये जो U1, U2, U3
डॉट 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 यू एन जो है आप थर्मल वेलोसिटीज, और ये जो v1 v2 v3 डॉट डॉट vn वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटीज जस्ट बिफोर कॉलिजन। और बच्चों देखो ये जो u1 से v1 तक का जो है ये पूरा इंटरवल बीच का, इसमें बीच वाला जो टाइम है इसको मैं नाम दे देता हूँ t1। ये कोई डायग्राम में नहीं बनाओगे तो भी चलेगा, ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। यहाँ से यहाँ तक बीच का टाइम है t1, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है t2 t3, ऐसे t1 t2 t3 जो है डॉट 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 tn आर टाइम इंटरवल्स बिटवीन सक्सेसिव कॉलिजन्स। क्लियर? ये मैंने सारी चीजें लैंग्वेज थोड़ी बहुत जो लिखने की अपने लिख ली। अब भाई पूछो इस पे फोर्स कितना लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। फोर्स का फॉर्मूला वैसे तो आपने 11th पढ़ा हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन पढ़ा हुआ है, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला Q इनटू E, ये फॉर्मूला है। तो A चाहिए मुझे, तो N को मैं नीचे भेज देता हूँ। अब मुझे ये थोड़ी सी मैं चलो ये साइड ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे। क्लियर? तो मैं इसको m को नीचे भेज देता हूँ, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, q e के अपॉन में क्या आ जाएगा m। क्लियर? q यानी चार्ज, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है नेगेटिव, माइनस e, माइनस रखना पड़ेगा क्योंकि आप यहाँ वेक्टर नोटेशन लगा रहे हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ a वेक्टर इक्वल टू q की जगह पे माइनस रख दो, q यानी चार्ज इलेक्ट्रॉन का होता है स्मॉल e, ये स्मॉल e लिख लिया मैंने, माइनस है स्मॉल e, कैपिटल E है इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन m। इसको इक्वेशन नंबर 1 देखिए, रोक दो, जरूरत पड़ेगी इसकी। ठीक है भाई, सिंपल सा है ना। फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन सेकंड लॉ है, मास इनटू एक्सेलरेशन, और हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा हुआ क्यों ही, इसको नीचे भेज दो तो एक्सेलरेशन आ गया। जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जब भी फोर्स होगा, एक्सेलरेशन तो लगेगा ही लगेगा। अब अपन न्यूटन के इक्वेशन लगा रहे हैं भाई, मैं कंटिन्यू आपको डायग्राम बनाना है, लैंग्वेज लिखनी है, और कंटिन्यू डेरिवेशन चल रहा है। तो कंटिन्यू डेरिवेशन चल रहा है, मेरे यहाँ जगह नहीं है और मैं डायग्राम को भी रफ भी नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ये चीज पूरी हटा देता हूँ। बच्चों मुझे यूं बताओ, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा रहा हूं। फर्स्ट इक्वेशन आपने पढ़ा होगा v = u + at, पढ़ा ना? पहली वाली कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन के लिए मैं u की जगह तो u1, t की जगह t1 और v की जगह v1। एक्सेलरेशन तो a ही रहेगा, इसको a1 मत कर देना। सेकंड कॉलिजन में v2 = क्या होगा, u2 + at2, v3 = u3 + at3 डॉट 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 vn = un + at। इस पूरे को इक्वेशन नंबर 2 देते हैं। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ ड्रिफ्ट स्पीड। तो आपको शायद याद नहीं होगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी की डेफिनेशन मैंने लिखा ही है, vd का फॉर्मूला v1, सारी v1 v2 v3 इनका सबका जो एवरेज है v3 डॉट 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 vn। इसको आप क्या बोलते हो, ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखे मैंने। अब v1 v2 v3 की यहाँ पे वैल्यूज पुट अप कर दी, मैं वो रफ कर देता हूँ शायद, पुट अप कर दोगे, पुटिंग टू v1 की वैल्यू क्या है, v1 की वैल्यू ये लिखो, u1 + at1। v2 की वैल्यू क्या है, v2 की u2 + at2। v3 की वैल्यू कितनी है, u3 + at3 डॉट 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 लास्ट vn की वैल्यू बताओ, vn की वैल्यू un + at। और अपॉन में क्या पढ़ा है बच्चों, देखो इस पूरे के अपॉन में क्या पढ़ा हुआ है, तो बेसिक से आप तो डेरिवेशन बिल्कुल इजी है बच्चों वाला डेरिवेशन, वैसे पूरा डेरिवेशन इजी है, कोई कॉन्सेप्ट तो आ ही नहीं रहा। अभी जो u1 u2 u3 आ रहे हैं इनको सबको पास में लिख लो, u वाली टर्म को u1 u2 u3 डॉट 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 un, इन सबको मैं पास में लिखूंगा। ठीक है,
और ये देखना AT1 AT2 AT3 इन सबको पास में लिख लो, AT1 AT2 AT3 और सब में से एक कॉमन भी तो आ सकता है, अंदर आ जाएगा T1 T2। ये तो छोटे छोटे बच्चों वाली बातें हैं, डॉट 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 TN कर देता हूँ, TN। ये AT1 AT2 सब में से एक कॉमन लेंगे और अपॉन में क्या है n पढ़ा है, तो n जो पढ़ा है अपॉन में मैं इसको एल्सियम जोड़ देता हूँ, अलग अलग लिख देता हूँ, इसके अपॉन में n है और इसके अपॉन में भी n है, तो बिल्कुल इसी का। ये क्या है, ये मैंने देखो जब चैप्टर स्टार्ट किया था बता दिया था थर्मल वेलोसिटी का एवरेज है, और एवरेज ऑफ थर्मल वेलोसिटी कितना होता है 0। इसको 0 कर दो बच्चों, ये पूरा 0 होता है ए वेक्टर, और ये T1 T2 T3 ये सारे टाइम का एवरेज है। इस टाइम के एवरेज को मैं लिख लेता हूँ टाउ। टाउ मतलब टॉर्क नहीं है, ये टाइम ही है पर ये एवरेज टाइम है, सब टाइम का एवरेज है। अब ए की वैल्यू रख दो, इक्वेशन नंबर 1 मैंने यहाँ लिखा था पुटिंग 1, ए की वैल्यू है माइनस स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एम, और इसको मैं इक्वेशन नंबर दे देता हूँ बच्चों, 2 तो दे दिया 3 तक। ये भाई मेरे मेन फॉर्मूला है, वेरी इंपॉर्टेंट ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये ड्रिफ्ट स्पीड और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, अगर एग्जाम में आ जाए फाइंड द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाउ, टाइम ऑफ रिलैक्सेशन इसको कहते हैं। अभी मैं सब लिख लेता हूँ इसके बारे में, पहले ये हटा देता हूँ यहाँ से। ये जो है ना बच्चों क्या टाउ, टाउ जो है मैंने लिखा T1 T2 T3 डॉट डॉट TN अपॉन n, इसको कहते हैं टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। और इसके एग्जाम में डेफिनेशन आ जाए तो क्या लिखोगे डेफिनेशन टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, द एवरेज टाइम इंटरवल, एवरेज पूरे टाइम का एवरेज है, एवरेज टाइम इंटरवल between successive collisions, between two successive collisions is called time of reaction। और दूसरी बात मैंने ये जो किसको जीरो किया भाई वो भी बता देते हैं, U1 U2 U3 जो है डॉट डॉट U है, इसको अपन बोलते हैं एवरेज थर्मल वेलोसिटी। और ये भी क्या होती है 0 होती है, इसको अपन इसलिए 0 किया, ये नोट डाउन कर दिया आपने। देखो ये डेरिवेशन का एक बड़ा पार्ट हो गया, अगर एग्जाम में कई बार यही तो पूछा जाता है। अभी हालांकि अपने हेडिंग लिखी थी रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मोबिलिटी, मोबिलिटी अभी नहीं आई, अब आएगी मोबिलिटी, लेकिन अगर एग्जाम में इतने आता है फाइंड द रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, तब आपको यही तक करना है। या इस मोबिलिटी की जगह आता है टाइम ऑफ रिलैक्सेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है ये, और टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। अगर यहाँ तक पूछे आपको तो ये डेरिवेशन करना है आपको, लेकिन अगर मोबिलिटी का आए तो फिर आपको एक स्टेप आपको और आगे चलना पड़ेगा। तो मैं ये वाली साइड रफ कर देता हूँ, ये वाली मोबिलिटी। अब देखो आप नोटिस कर रहे हो ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, सिंस एक बार वापस लिख लेता हूँ। VD का क्या फॉर्मूला है, मैं वेक्टर हटा देता हूँ, माइनस भी नहीं लिखने की जरूरत है, स्मॉल ई कैपिटल ई बाई एन इनटू टाउ। VD जो है वो किसके प्रपोजल है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई के प्रपोजल है, कैपिटल ई के। तो इसको कॉल कर दो, चलो जैसे आप प्रपोजल हटाओगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रपोजल है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी उतनी ज्यादा होगा। प्रपोजल साइन हटाने पे कांस्टेंट आएगा म्यू, वेयर ये जो म्यू आया क्या होगा, इसको नीचे भेज दो VD अपॉन ई, इसी को कहते हैं मोबिलिटी, क्या कहते हैं मोबिलिटी। ये भाई मोबिलिटी, और ये अपने जो डेरिवेशन आया, ये वाला जो रिजल्ट आया है, देखो आप इसको, ये वाला जो रिलेशन ये किसके बीच में है, देखो मोबिलिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये हमारी हेडिंग दी, तीनों के बीच में रिलेशन अगर एग्जाम में कराया जाए तो आपको यहाँ पे करना है। तो इसकी मोबिलिटी की क्या डेफिनेशन होगी, मोबिलिटी की डेफिनेशन बता रहा हूँ म्यू की, तो बहुत इजी है, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर यूं कह दो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन में ये आ रहा है। तो मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी शॉर्ट लिख लो पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड।
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ये डेफिनेशन थी। अच्छा, इसका यूनिट लिखते हैं अपन, उससे पहले एक और चीज बता देता हूँ। अगेन म्यू का वैसे ये फॉर्मूला आपके काम आएगा, बट अगर मैं इसकी जगह ऐसे लिखूँ वीडी का क्या फॉर्मूला था भाई, वीडी का ये फॉर्मूला याद रखो, स्मॉल ई कैपिटल ई एम इनटू टाउ और अपॉन में ये क्या पढ़ा है, ई पढ़ा है, तो ई से ई कट गया, तो ई बाई एम इनटू टाउ, ये मोबिलिटी का, ये भी आप चाहो फॉर्मूला काम में ले सकते हो, पर मेन फॉर्मूला ये है। इसको इक्वेशन 5 लिख दो और इसको क्या लिख दो 6 नंबर लिख दो। ऐसा यूनिट क्या होगा मोबिलिटी का, तो फॉर्मूला है वीडी अपॉन ई। वीडी तो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का होता है मीटर पर सेकेंड, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर। तो मीटर ऊपर चला जाएगा तो मीटर का तो हो गया स्क्वायर, और ये वोल्ट इनटू सेकेंड, वोल्ट इनटू सेकेंड। ये आप ऐसा यूनिट जो है नोट करो। अब बच्चों देखो, आप ये नोट कर दे पहले एक बार सारी चीजें। अब देखो ये वैसे हो गया ये लेक्चर, कोई ऐसा नहीं मैंने बहुत फास्ट करा, इजी चीजें थी इसलिए मैंने थोड़ा सा डेफिनेशन थी देख करके फॉर्मूला देख करके लिखना है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं। अगला लेक्चर थोड़ा इंपॉर्टेंट इस वजह से है, वैसे ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, फर्स्ट लेक्चर ही था क्योंकि ये डेरिवेशन एग्जाम में कई बार आया हुआ है। पर अगले लेक्चर में हम कॉन्सेप्ट के साथ बात करेंगे, यानी ड्रिफ्ट स्पीड किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, मोबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, तो ये सब अपन अगले लेक्चर में कवर अप करेंगे। पर आप इसको एक बार रेडी करें, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, साथ ही साथ इसको याद कर लें, बर्डन को आप आगे से आगे चलाएंगे, ठीक है। और कोई डाउट्स हो आपके तो पर्सनल बिल्कुल बताएं कि भाई ये डाउट्स आ रहे हैं, तो अपन उन पर भी बात करेंगे। पर आज का लेक्चर जो है इसको आप समझ में अगर आगे है अच्छे तरीके से, तो इसके प्रॉपर अच्छे से नोट्स बनाएं और इसको याद करें आप। थैंक यू।